हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके सी टेट और यूपी टेट की परीक्षा में पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ेंगे। कहाँ से हमारा पॉलिटी का सिलेबस शुरू हुआ है यूपी टेट और सी टेट के लिए, और किन किन सब पॉइंट्स को उठा के वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। संविधान और हमारी शासन व्यवस्था। देखिए, किसी भी देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और किसी भी देश की कानून व्यवस्था को बिना अराजकता के चलाने के लिए संविधान, कोई कानून होना बहुत जरूरी है। और संविधान एक तरह का देश को चलाने वाला सबसे बड़ा कानून होता है। और संविधान जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। विधान का मतलब ही होता है कानून, नियम। तो इन दो शब्दों से मिलकर बना है हमारा संविधान। सम का मतलब होता है बराबर, सम मतलब समान, सम मतलब बराबर, और विधान मतलब ऐसा विधान जो, या ऐसे नियम कानून जो पूरे देश पर समान रूप से लागू होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संविधान। अब संविधान दो तरह का होता है। नंबर एक, लिखित संविधान, और नंबर दो, अलिखित संविधान। लिखित संविधान में क्या होता है कि एक संविधान सभा बनाई जाती है और वह संविधान सभा संविधान को लिखती है। वो लिखा हुआ, लिखित से मतलब ही हो गया हमारा लिखा हुआ। तो संविधान सभा एक लिखित संविधान को बनाती है जिसमें देश की नागरिकों के हितों के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी तरह के जो नियम और कानून हैं उनका एक लिखित विवरण होता है उस दस्तावेज में। और लिखित संविधान जैसे कि हमारा मुख्यतः दो देशों का संविधान। नंबर एक, सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए यानी कि अमेरिका, और सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा देश भारत यानी कि इंडिया। और अलिखित संविधान पे आ जाए तो अलिखित संविधान वो है जहां पर परंपराओं, नियम कानून और पुरानी जो हमारी लॉज या परंपराएं चली आई हैं उनके हिसाब से जो नियम कानून पहले बने हैं और उनका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, वो हो जाता है अलिखित संविधान। यानी कि जो दस्तावेज लिखित रूप में ना हो पर एक कानून के रूप में चलते आए हो, चाहे वो पुराने समय से चल रहे हो या अब नए बनकर उनका एक नया कानून पास करके उसको घोषित कर दिया गया हो, तो वो हो जाता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान मुख्यतः ब्रिटेन का है, यानी कि इंग्लैंड का। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। और लिखित संविधानों में जो सबसे बड़ा संविधान है वो किसका है? भारत का, यानी कि हमारे देश इंडिया का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए जो टाइम लगा था संविधान सभा को, वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा संविधान लिखित संविधान है किन किन देशों का, किस देश का संविधान अलिखित संविधान है, और हमारे देश भारत के जो संविधान को बनने में जो टाइम लगा था वो कितना लगा था। कब संविधान सभा का गठन हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 में। उस संविधान सभा में, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कई तरह की समितियां थी। समितियां जैसे कि हर समिति को एक निश्चित काम दिया गया था कि कौन सी समिति क्या काम करेगी। कुछ समितियां थी जिनका काम था सिर्फ लिखना, कुछ का था कि उसका प्रारूप कैसा होगा, कुछ का था कि कहाँ से कौन सा प्रावधान लेना है। तो हर देश के संविधान का जो उन्होंने अध्ययन किया, उस देश से जो कौन कौन से कानून ऐसे हैं जो हमारे देश के लिए मुफीद होंगे, यानी कि लाभदायक होंगे, तो ऐसे प्रावधानों को लिया। तो उसके लिए भी, पढ़ने के लिए भी एक तरह से कह सकते हैं अलग तरह की समिति थी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी प्रारूप समिति। कैसा ड्राफ्ट हमारे संविधान का होगा, जिसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब आ जाते हैं कि हमारा जो संविधान है वो लागू कब हुआ। तो हमारा संविधान सब लोग जानते हैं कि 26 जनवरी
1950 को पूरी तरह से लागू हुआ था, लेकिन हमारा संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। उसके कुछ प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को, जिसमें आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट था अनुच्छेद 394, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अनुच्छेद 394 में ही लिखा हुआ था कि जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी से पूरी तरह से लागू हो जाएगा। अब हमारा अनुच्छेद तो 394 है, तो कितने अनुच्छेद हमारे संविधान में है? तो हमारा संविधान 3 भागों में बटा हुआ है। नंबर 1, भाग, कितने भाग हैं संविधान में। नंबर 2, अनुच्छेद कितने हैं। और नंबर 3 पर आता है अनुसूचियां, कितनी अनुसूचियां हैं। तो हमारे संविधान में मूलतः 22 भाग थे, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में जो संशोधनों के द्वारा जो अनुच्छेद बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद और उसमें जुड़ते गए। अनुच्छेद के साथ में उन्होंने क्या लिख दिया कि ए लिख दिया साथ में, जैसे कि मान लीजिए 15 हो गया अनुच्छेद, तो 15 के साथ में अगला अगर कोई अनुच्छेद जोड़ा है तो 15 ए करके जोड़ दिया, 15 ए बी करके जोड़ दिया। इस तरह से गिनती बढ़ती चली गई। तो इस तरह से जो आज वर्तमान में जो संविधान में कुल अनुच्छेद हैं, उनका नंबर है 465 अनुच्छेद। और जो भाग बनाए हैं वो भी इसी तरह, मूल भाग आज भी 22 ही है, लेकिन जो भागों में उन्होंने गिनती जो बढ़ी है अब, तो वो गिनती बढ़ती है किस तरह से, जैसे कि भाग 3-4 हो गया, जैसे 4 भाग है तो वो हमारा नीति निदेशक तत्व के लिए है। अब 4A करके एक नया भाग जोड़ा गया है, किस तरह से 4A या फिर 4A करके हिंदी में बोलते हैं, तो 4A या 4A करके जो है वो अगला भाग जोड़ा। मतलब मूल जो चीज थी 1 2 3 4 वो वही रही, अब जो नई चीज जोड़ी है उसमें A B A का ख ग करके भाग जोड़ते चले गए, ऐसे ही अनुच्छेद जोड़ते चले गए। तो अब वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों में गिनती बढ़ती गई। अब जो कौन कौन से भाग जुड़े हैं, तो पहला तो 4A जुड़ा 1900 सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के द्वारा। फिर नगर पालिका से रिलेटेड एक भाग जुड़ा 9th A। फिर सहकारी समितियों से रिलेटेड एक भाग जुड़ा 9th B। फिर अधिकरण से रिलेटेड एक भाग जुड़ा 14A। अब पहले थे 22 भाग, जुड़े हैं 4, तो 22 और 4 तो हो जाते हैं 26। तो लेकिन जो एक 7th पार्ट था हमारे संविधान का, भाग 7, जिसमें दिया गया था प्रथम अनुसूची के भाग ख के जो राज्य थे, प्रथम अनुसूची में जो भाग हैं उसमें क ख ग घ हैं, तो उसमें से जो भाग ख के जो राज्य थे उस भाग को समाप्त कर दिया गया है। तो 7 से क्या हो जाएगा, समाप्त। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि कौन सा भाग समाप्त किया गया, तो 7वां भाग समाप्त किया गया। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि संविधान क्या होता है, एक तरह का कानून जो पूरे देश पर समान रूप से लागू होता है। और हमारे देश के संविधान में कितने भाग हैं वर्तमान में, 25 भाग, 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, और कौन सा भाग समाप्त किया गया था, 7वां भाग। अब आगे चलते हैं, ये रहा आपका कि कौन से भाग में क्या दिया गया है भारतीय संविधान। पहला भाग हमारा रिलेटेड है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ये भी पूछा जाता है कि आपके एग्जाम में कि कौन सा भाग में क्या दिया गया है। पहले भाग से हो गया राज्य क्षेत्र। दूसरा भाग, अब भाई राज्य है तो उसमें कोई ना कोई रहने वाले नागरिक भी होंगे, तो नागरिक के लिए हो जाएगा नागरिकता। राज्य के बाद आ गया नागरिकता। अब नागरिक हैं तो उनके मौलिक अधिकार भी होंगे, कुछ ना कुछ मूल अधिकार होते हैं जिन्हें अधिकार बोलते हैं, जैसे जीने का अधिकार हो गया, कहीं भी जाने का अधिकार हो गया, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार हो गया। तो इस तरह की जो बेसिक चीजें हैं वो कहाँ आ जाती हैं, भाग 3 में, जिन्हें हम मौलिक अधिकार बोलते हैं। ऐसे ही अब राज्य हो गए, नागरिक हो गया, मौलिक अधिकार हो गए। अब जो राज्य है तो उस राज्य की जो सरकार होगी, जहाँ उस राज्य पर शासन करने की जो सत्ता होगी,
उसके कुछ कर्तव्य हैं, वो कुछ नियम और कानून बनाएगी। उस नियम कानून से रिलेटेड जो बातें हैं वो कहाँ है? भाग 4 में। उसको क्या नाम दिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मतलब राज्य के कल्याण के लिए जो वो नीतियां बनाएगी, उन नीतियों को कहाँ से बनाएगी, क्या बेस होगा उन नीतियों का, क्या क्या बनानी चाहिए राज्य के कल्याण के लिए, कल्याणकारी राज्य किस तरह का होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड चीजें दे रखी हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि भाग 4 में। अभी मैंने बताया था कि जो हमारे संविधान में भाग 4A जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड, वो कहाँ से जोड़ा गया? जस्टिस स्वर्ण सिंह की समिति के द्वारा। इनकी अंडर में एक समिति बनी थी, तो इन्होंने सिफारिश की थी, जब हम नागरिकों को मूल अधिकार दे रहे हैं तो नागरिकों को कुछ ना कुछ तो नागरिकों के मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। आखिर ड्यूटी बनती है एक नागरिक की कि अपने देश के लिए, जब अपने देश से वो अधिकार ले रहा है तो कुछ ना कुछ उसका देश के लिए कर्तव्य होना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने सिफारिश की थी जस्टिस स्वर्ण सिंह समिति, ये रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस स्वर्ण सिंह की समिति के द्वारा। और ये समिति ने कहाँ से लिया था? ये यूएसएसआर, जो पहले आज का जो रसिया है, जहाँ से रसिया आया है, और वो पहले 1991 से पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, उसके संविधान से इन्होंने जो भाग उठाया है मौलिक कर्तव्य का। कब हुआ था ये संशोधन? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। ये भी पूछा जा सकता है किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस भाग में जोड़ा गया? चौथे आ में, यानी कि 4th A में जोड़ा गया। कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है इसके लिए? 51A। ये 501 ना हो के आपका 51A है, तो 51A में जोड़ा गया। ठीक है जी। और कितने मूल कर्तव्य थे स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति ने नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य बताए थे। मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10। प्रारंभ में 10 थे, वर्तमान में 11 हैं। और वर्तमान में 11 इसलिए हैं, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 में जब अटल बिहारी जी की सरकार थी तो उन्होंने एक 11वां संशोधन, मतलब 86वां संविधान संशोधन करके 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा। और वो मौलिक कर्तव्य किसका था? माता पिता से रिलेटेड, माता पिता अथवा अभिभावक से। तो माता पिता और अभिभावक का जो दायित्व है कि अपने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल भेजें। और इसी टाइम पे हमारा जो प्राइमरी स्कूल जो होते हैं, प्राथमिक विद्यालय, उनसे रिलेटेड स्कीम भी चली थी, स्कूल चलो वाली। तो वहीं से इन्होंने लिया है कि जो हमारे माता पिता हैं, जो भी बच्चा है उसके माता पिता या जो गार्जियन होगा, जो उसका संरक्षक होगा, उसका जो दायित्व है कि वो प्राथमिक शिक्षा के लिए तो कम से कम स्कूल में भेजे ही। ठीक है जी। अगला पार्ट आ जाता है हमारा 5वां, भाग 5। भाग 5 किससे रिलेटेड है? संघ। अब आ गया संघ। संघ यहाँ से क्या है? हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संघीय व्यवस्था को अपनाया था। कौन सी व्यवस्था? संघीय व्यवस्था, जिसमें एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति किसके अधीन का सभा से कार्य करेगा? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से। ये संघीय व्यवस्था में क्या होता है? जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। मतलब अगर हमारे देश के राष्ट्रपति वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं तो वो नाम मात्र के प्रमुख हैं। वो किसकी सलाह पर काम करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी कैबिनेट की जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर काम करेंगे। हालांकि राष्ट्रपति जी को कुछ शक्तियां हैं प्राप्त, लेकिन फिर भी ज्यादातर जो काम होगा राष्ट्रपति जी का वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह से होगा। अब संघ में जो है आ जाते हैं तो क्या आता है संघ में? एक तो केंद्रीय विधायिका जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, जिसको हम संसद कहते हैं। दूसरी आ जाती है हमारी केंद्रीय कार्यपालिका, जो उन कानूनों
को लागू करके जो कार्य देखती है देश में क्या चल रहा है। भारत का राष्ट्रपति आ जाता है उसमें, मंत्रिपरिषद आ जाती है और प्रधानमंत्री आ जाता है। तो कार्यपालिका में कौन-कौन आ गया? भारत का राष्ट्रपति आ गया, मंत्रिपरिषद आ गई और प्रधानमंत्री आ गया। फिर आ जाती है केंद्रीय न्यायपालिका। न्यायपालिका कौन? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। तो संघ के 3 भाग, एक तो केंद्रीय विधायिका जिसमें संसद, केंद्रीय कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होते हैं, और तीसरा केंद्रीय न्यायपालिका जिसमें आ जाता है हमारा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय से नीचे उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आ जाएंगे। फिर और इसमें संघ में क्या पार्ट है? कैग, भारत का महालेखा परीक्षक, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका क्या काम होता है? जो भी हमारे देश में पैसा खत्म होता है योजनाओं पे, विभिन्न योजनाओं पे, जो भी पैसा टैक्स से कलेक्ट करके जो संसद पास करके जो खर्चा करती है योजनाएं बनाने के लिए, जैसे सड़क बनाने के लिए हो गया और पुल बनाने के लिए हो गया, अभी ये गैस सब्सिडी दी जा रही है इसके लिए हो गया। तो इस सब का जो लेखा जोखा है, मतलब मुनीम है एक तरह का, जो मुंशी जिसे बोल सकते हैं हम देश का, वो कौन हो गया? भारतीय महालेखा परीक्षक। और दूसरा 5वां पार्ट क्या है? ऑडिटर एंड भारत का न्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? ये भारत सरकार की तरफ से देश के किसी भी न्यायालय में, चाहे वह उच्चतम न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, जिला न्यायालय हो, देश के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का जो पक्ष होता है, जो वकील है, वो कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। इसका काम क्या है? देश के किसी भी न्यायालय में सरकार और सरकार के विपक्ष कोई भी हो सकता है, सरकार का एक तरह से वकील, यानी कि सरकार का कोर्ट में पक्ष रखने वाला जो व्यक्ति है वो कौन हो गया? ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो 5 चीजें हो गई संघ में, बहुत 3 सबसे इंपॉर्टेंट, केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय न्यायपालिका। केंद्रीय विधायिका में आ जाता है संसद, और केंद्रीय कार्यपालिका में भारत का राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री। केंद्रीय न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय और कैग, भारतीय महालेखा परीक्षक, भारतीय महालेखा परीक्षक, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। छठा भाग किससे रिलेटेड है? राज्य से रिलेटेड है। जैसे संघ है वैसे ही राज्य, यानी कि अब हमारे देश में कितने राज्य हैं? कुल 29 राज्य हैं। ठीक है, तो 29 राज्य हैं, जैसे कि सबसे 29 राज्यों को मिलाकर जो क्या बना है? वो बना है भारतीय संघ। तो 29 राज्यों को मिलाकर बना है भारतीय संघ। भारतीय संघ का एक कानून हो गया जिसका काम कौन है? कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ऐसे ही जो राज्य हैं उनके लिए भी सेम इसी तरह का पैटर्न पे कानून बनाने की और शासन करने की जो प्रक्रिया है वो है, जिसमें क्या आ जाता है? राज्य विधायिका आ जाती है। राज्य विधायिका क्या है? उसमें विधानसभा आ जाती है, जिसे हम विधानमंडल बोलते हैं। एमएलए वगैरह होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं और जीत के कानून बनाते हैं हमारे यहाँ। फिर कार्यपालिका आ जाती है। संघ में क्या था? केंद्रीय कार्यपालिका, यहाँ क्या हो जाएगी? राज्य कार्यपालिका। संघ में था केंद्रीय न्यायपालिका, यहाँ हो जाएगी राज्य न्यायपालिका। राज्य न्यायपालिका में कौन कौन से न्यायालय आ जाएंगे? उच्च न्यायालय, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय, और उसके अधीनस्थ जो न्यायालय होंगे वो सारे किसके अंडर में होंगे? उच्च न्यायालय के। और उच्च न्यायालय किसके अंडर में है? उच्चतम न्यायालय के। ऐसे ही कैग यहाँ भी काम करता है सेम, राज्यों के लिए भी। राज्यों का जो लेखा जोखा होता है, राज्यों का मुनीम भी यही है। ये किसी भी मामले की जांच कर सकता है कि किस योजना के लिए कितना पैसा संसद के द्वारा या विधानसभा के द्वारा पारित किया गया और उसका खर्चा जो हुआ वो कहीं
ऐसा तो नहीं है घोटाला हुआ है, अगर घोटाला हुआ है तो उस घोटाले की जो जांच है वो कौन करता है, कैग करता है। जब ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है संघ के मामले में संसद में और राज्य के मामले में विधानमंडल में, तभी पता चलता है कि कितना पैसा किस योजना के लिए आवंटित हुआ था और कितना लगा और कितना नेताओं ने खा लिया। तो कैग का काम हो गया। ऐसे ही इसमें आ जाता है राज्य का महाधिवक्ता। जैसे केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, वैसे ही राज्य सरकार का किसी भी न्यायालय में पक्ष रखने के लिए जो नियुक्त वकील होता है उसको बोलते हैं राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है जी। अगला पार्ट है सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट कौन सा था, अभी बताया था मैंने कि भाग क्या था सेवेंथ पार्ट, प्रथम अनुसूची के भाग खा के जो राज्य थे वो था सेवेंथ पार्ट में, और उसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा संविधान से हटा दिया गया है। ठीक है जी। बी पार्ट, बी पार्ट बोल दो या खा पार्ट बोल दो, वही है। अगला आ जाता है आठवां पार्ट। आठवां किससे रिलेटेड है, संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दमनदीव हो गया। तो ये कौन से हो जाते हैं, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप है, ये कौन हो जाते हैं, संघ राज्य क्षेत्र बोल दो या फिर केंद्रीय केंद्र शासित प्रदेश बोल देते हैं। नवा पार्ट इम्पोर्टेंट है, वैसे भी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो नवा पार्ट किससे रिलेटेड है, पंचायत से। पंचायत में यानी कि ग्राम पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, ठीक है जी, इसको जोड़ा गया। क्या था, अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ से प्रावधान दिए गए हैं पंचायत के। ठीक है जी। अगला आ जाते हैं नाइन्थ ए पार्ट। अभी बताया ही था कि नवा ए पार्ट जोड़ा गया है नगर पालिका से रिलेटेड। ठीक है। कब जोड़ा गया था, 1992 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 243 पी से लेके अनुच्छेद 243 जेड जी तक। हालांकि ये नहीं पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में ये कि किस अनुच्छेद से कहाँ तक दिए गए हैं इसमें प्रावधान, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि जो नगर पालिका का प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में वो किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में किया गया। 1992 में किसकी सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव की। अब ले आ जाते हैं नाइन्थ बी में। नाइन्थ बी में क्या है, सहकारी समितियां। जो सहकारी समितियां कौन सी होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का क्या होता है, संयोग। तो सहकारी समितियों में कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 97 यानी कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को जोड़ा गया। अनुच्छेद दे रखे हैं 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। देखा यहाँ पे आपने कि 243 तो है ही है, लेकिन जेड जी, इस तरह से जेड ए, जेड बी, जेड सी, इस तरह से उन्होंने अनुच्छेदों की गिनती बढ़ा दी। तो आज कितने हो गए वर्तमान में, 465 अनुच्छेद। अब हमारा 10वां भाग है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। जनजातियां कौन सी हो गई, गोंड है, भील जाति होती है, जो आदिवासी क्षेत्र, जंगली क्षेत्रों में जो रहते हैं, जंगल में जो रहते हैं, अंडमान निकोबार में कई तरह की जनजाति पाई जाती हैं। तो उनके संरक्षण और उनकी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए प्रावधान किया गया है 10वें भाग में अनुसूचित जनजाति से। अब आ जाते हैं 11वें भाग में, क्या दिया गया है, केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, किसी भी राज्य की राज्य सरकार के बीच कैसे संबंध होंगे, उन संबंधों में क्या कानून है, कैसी प्रशासनिक व्यवस्था के दोनों के बीच होगी, कौन कौन से वित्तीय संसाधन किस किस के पास होंगे, इन सब का विवरण दिया गया है 11th पार्ट में, यानी कि भाग 11 में। तो क्या क्या है इसमें, केंद्र राज्य संबंध में विधायी संबंध, कौन सा नियम राज्य बनाएगा, कौन सा नियम केंद्र बनाएगा, इसका प्रावधान दिया गया है। प्रशासन किसके हाथ में होगा,
वित्तीय संसाधनों के बारे में वित्तीय संबंध दिया गया है। ठीक है जी। अब वित्तीय संबंध से रिलेटेड 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में कितने पार्ट हैं? 3 चीजें हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। तो पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, या ये भी पूछ सकते हैं सीधा सीधा अगर पूछना होगा कि 7वीं अनुसूची में कितनी तरह की सूचियों का प्रावधान किया गया। तो 3 तरह की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे केवल और केवल संसद कानून बनाती है और वही कानून मान्य है, ना तो राज्य बना सकती है और राज्य को ये शक्ति भी नहीं है। और राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, परंतु अगर राज्य ने अगर किसी भी मुद्दे को लेकर कानून बनाया और उसी मुद्दे को लेकर केंद्र ने यानी कि संसद ने भी कानून बनाया है, तो संसद बड़ी होती है, इसीलिए संसद का कानून राज्य के विषय होने के बावजूद उस राज्य पर संसद का कानून लगेगा, राज्य का कानून लागू नहीं होगा। समवर्ती सूची में भी, समवर्ती सूची में राज्य कानून बना सकता है, केंद्र भी कानून बना सकता है, परंतु दोनों कानूनों में से जो सबसे ज़्यादा मान्यता मिलेगी वो संसद द्वारा यानी कि संघ द्वारा बनाए गए कानून को मिलेगी। अब 97th जो विषय है संघ सूची का, उसमें क्या है? अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। वो केंद्र के पास क्या है? अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियों से रिलेटेड जो कानून बनेगा वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। भाग 12 वित्तीय संपत्ति, संविदा और बाद दे रखे हैं। भाग 13 में दे रखा है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम, कि भारत की जो बाउंड्री है उसमें व्यापार, वाणिज्य और समागम से जो रिलेटेड कानून है वो कहाँ है? भाग 13 में। भाग 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या दे रखा है? केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाएं, कि कौन कौन सी सर्विसेज केंद्र के अधीन रहेंगी, कौन कौन सी सर्विसेज राज्य के अधीन रहेंगी। ठीक है जी। भाग 14 ए में दे रखे हैं ट्रिब्यूनल यानी कि न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण क्या होता है? जो न्यायालय गठित करता है, जो ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, आपने देखा ही होगा, सुना होगा, अखबार में ज़्यादातर बोला जाता है कि ट्रिब्यूनल बना है। किस ट्रिब्यूनल ने? ट्रिब्यूनल्स कहाँ आ जाएंगे? 14 ए में, सॉरी 15वें में आ जाएगा। इम्पोर्टेंट है चुनाव। चुनाव कैसे होते हैं? चुनाव के लिए किसका गठन होता है? चुनाव आयोग दे रखा है। चुनाव आयोग कौन कराता है? चुनाव, चुनाव आयोग। और चाहे, ठीक है जी। फिर 16 में दे रखा है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दे रखे हैं। भाग 17 में दे रखा है राज्य भाषा या आधिकारिक भाषा क्या है। और 18 में दे रखा है आपात उपबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपात उपबंध। आपात उपबंध में क्या है? 3 चीजें होती हैं। वित्तीय आपात यानी जब देश में, देश की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो जाए कि सरकार के पास योजनाओं को लागू करने के लिए, योजनाओं पर पैसा खत्म करने के लिए कहीं से भी पैसे की व्यवस्था नहीं होती है, तो सरकार वित्तीय आपात की घोषणा करती है। ऐसे ही, हाँ जी, तो वित्तीय आपात कब लगता है? और भारत में आज तक इस तरह का आपातकाल नहीं लगा, मतलब हमारी देश की जो इकोनॉमी है इस तरह से सक्षम है, सरकार उसको मैनेज कर लेती है कि उसको आज तक वित्तीय आपात लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि भारत सरकार ने कब कब वित्तीय आपातकाल लगाया है, तो क्या आ जाएगा? कभी नहीं लगा। तो भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। भाग 19 में दे रखे हैं विविध उपबंध। भाग 20 दे रखा है संविधान संशोधन से
और इसका संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा कि भारतीय संविधान में संशोधन से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो कौन सा है। तो 368 जो अनुच्छेद है वो क्या है, संविधान संशोधन से रिलेटेड है। फिर आ जाते हैं हम भाग 21 में, क्या दे रखा है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी से मतलब हो गया कि ये स्थायी नहीं है, संक्रमणकालीन मतलब बहुत ही विशेष परिस्थितियों में लगाए जाएंगे। फिर भाग 22 में क्या आ जाता है, जो 393 से लेकर 395 तक दे रखे हैं, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राकृत पाठ। ठीक है जी। अब कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संविधान का जो अनुवाद है वो किसने किया था। तो संविधान का अनुवाद करने वाले जो शख्स थे उनका नाम था श्री राम लागू। क्या नाम था, श्री राम लागू। इन्होंने भारतीय संविधान को अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में इनका अनुवाद किया था। अब आ जाते हैं हम, संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं, पहली विशेषता मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। तो पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य बताया ही था अभी कि यूएसएसआर से, कहाँ से, यूएसएसआर यानी कि सोवियत रूस से। सोवियत रूस से, सोवियत रूस कब लिए गए थे, 1976 में। 1976 में किसकी समिति की अध्यक्षता में लिए गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अध्यक्षता में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। प्रारंभ में कितने मूल कर्तव्य थे, 10, और वर्तमान में कितने हैं, 11। फिर कुछ विशेषताओं में राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। ऐसे ही स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी दे रखे हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनसे क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है सीधा सीधा। एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली, ये कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, भारतीय लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक मत के आधार पर कार्य करता है। मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक जो कि 18 वर्ष या उससे अधिक की उम्र का है, वह जाति, लिंग, मूलवंश, धर्म अथवा अपनी उपस्थिति के बिना भेद के चुनावों में मत देने का हकदार होता है। भारतीय संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से भारत में राजनैतिक समानता स्थापित करने की कोशिश करता है। इसी को बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब कि ऐसा वयस्क व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे ऊपर का है, वो चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, पुरुष हो, महिला हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, मूल वंश किसी भी वंश से रिलेटेड हो, किसी भी धर्म का हो और कहीं भी भारत की जमीन पर पैदा हुआ हो, उसे मत देने का अधिकार है। सबसे पहले 1919 में जर्मनी ने, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि किसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू किया, लेकिन फिर भी याद रखना चाहिए कि जर्मनी ने सबसे पहले 1919 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जो प्रावधान था उसको लागू किया था। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम, इसकी अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से। अमेरिका में क्या होता है, दो तरह के नागरिक, एक तो यूएसए का नागरिक और दूसरा यूएसए में जो स्टेट हैं 51, शायद 50 या 51 इसी तरह के, उन स्टेट्स की अलग अलग नागरिकता होती है। जैसे कैलिफोर्निया है तो कैलिफोर्निया का अलग हो गया तो उसकी अलग नागरिकता हो जाएगी। ठीक है जी। अब आपातकाल उपबंधों में जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं।
ठीक है जी। पंचायती राज व्यवस्था अमेरिका से ली गई कौन सी प्रणाली है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन की। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की, वो कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से। और कनाडा से क्या लिया गया है, अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियाँ। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द कहाँ से आए हैं भारत की संविधान में, फ्रांस के। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस के संविधान से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यह सीधा पूछ लेगा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन से और क्या हमने अडॉप्ट किया है, कानून बनाने की विधि, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका। अब आ जाते हैं हम भारतीय संविधान की जो उद्देशिका या फिर जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं, क्या है कि हम भारत के लोग, ये जो शब्द है बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कहाँ से लिया गया है, यूएस के संविधान से। वहाँ क्या है, बी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये पार्ट लिया गया। अभी हमारे मोदी जी हमारे अमेरिका गए थे तो उन्होंने बोला भी था बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, कैसा राज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जहाँ पर किसी भी पंथ को मानने की बाध्यता ना हो। जैसे पाकिस्तान है तो वो एक मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम देश है, यहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं तो मुस्लिम देश है। ऐसे ही अभी कुछ सालों पहले तक नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था। तो पंथ निरपेक्ष, जहाँ किसी धर्म को मानने की बाध्यता नहीं है या फिर किसी धर्म के नाम से उस देश की पहचान नहीं होती। तो पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा, ये प्रस्तावना का ही पार्ट है, तथा अपने सभी नागरिकों को, जो भारत के नागरिक हैं उन सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो कितने तरह का न्याय दिया गया है प्रस्तावना में, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितने तरह की दी गई है प्रस्तावना में, एक एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आ गया था कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह की स्वतंत्रता दी गई है। तो 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है हमें और 3 तरह का न्याय मिलता है। 5 तरह की स्वतंत्रता किसकी है, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, हम किसी के बारे में भी किसी भी तरह की अभिव्यक्ति रख सकते हैं, बोल सकते हैं। विश्वास, किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं, किसी धर्म पर भी, किसी भी चीज़ पर। धर्म हम कोई सा भी अपना सकते हैं। उपासना, किसी भी धर्म में होकर हम किसी की भी उपासना कर सकते हैं, जरूरी नहीं ईसाई हैं तो मंदिर नहीं जा सकते या उपासना नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। तो ये 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। अब प्रतिष्ठा और अवसर, अवसर सबको, भारत के जितने भी नागरिक हैं सबको समान अवसर दिए जाते हैं। तो 2 तरह की समानता है, प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता। 3 तरह का न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता और 2 तरह की समानता। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब जो स्वतंत्रता है वो कहाँ से लिया गया था, बताया भी था, स्वतंत्रता, बंधुता, ये जो शब्द हैं कि कहाँ से, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, बढ़ाने के लिए आज अपनी इस संविधान सभा में दिनांक
26 नवंबर 1949 इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था, और इसी दिन को हम मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में। अभी बीता है 26 नवंबर 1949, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और जो मैंने बताया था कि शुरू में अनुच्छेद 394, तो अनुच्छेद 394 में ये प्रावधान था कि 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान विधिवत रूप से लागू हो जाएगा। मतलब जितने भी अनुच्छेद थे वो सारे के सारे लागू हो जाएंगे। उससे पहले 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद जो थे वो लागू कर दिए गए थे। तो 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए, और बाकी का संविधान अनुच्छेद 394 के अनुसार 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा गठित की गई थी, उसकी जो बैठक थी वो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, पूछ सकता है। तो उस समय जो अध्यक्ष थे उस बैठक के, वो कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य माननीय सच्चिदानंद सिन्हा जी को उस बैठक का अध्यक्ष चुना गया था। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ही अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उद्देश्य प्रस्ताव, और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने प्रियम्बल, बोले तो प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया। अब आ जाते हैं हम भारतीय संविधान की कुछ और विशेषताएं हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन रूवेरीवारी संघवाद में यह निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। मतलब एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का पार्ट नहीं है। परंतु केशवानंद भारती का जो केस था, केरल के ये मठ के जो मठाधीश थे केशवानंद भारती जी, और केरल राज्य सरकार से जो इनका मुकदमा था, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये घोषणा की कि उद्देशिका संविधान का एक आवश्यक भाग है और यह संविधान के निर्माताओं के मन को समझने की चाबी है। मतलब संविधान के निर्माताओं ने देश के कल्याण के लिए जो सोच थी, उनकी जो मन था, जो उनके विचार थे, उन विचारों को उन्होंने उद्देशिका में लिखा है, या उद्देशिका के थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश की है कि हम अपने देश को किस तरह का बनाना चाहते हैं। तो केस, और तब से उद्देशिका को संविधान का पार्ट माना जाता है। और हमारे चैनल विद्यापीठ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यूपी टेट, सी टेट और अन्य जो स्टेट एग्जाम में जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उनके लिए